क्लास 10th एसएसटी में अगर फुल मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, क्योंकि इस चैप्टर से, जिस चैप्टर का नाम है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, सिविक्स का चैप्टर है, इसे हम बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके टॉपिक्स हैं बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि सबसे पहले जो हमारी बुक बात कर रही है वो जेंडर के बारे में बात कर रही है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर समझते हैं। वुमेन्स जो है घर का काम करती हैं और जो आदमी है वो बाहर का काम करते हैं। ठीक है, बाहर से पैसा कमा के लाते हैं। लेकिन ये सिर्फ सोसाइटी की थिंकिंग है। ऐसा इसलिए नहीं है कि भाई ये एबल नहीं है, जो वुमेन्स है वो बाहर का काम करने के लिए एबल नहीं है, या जो आदमी है वो घर का काम नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ सोसाइटी ने ऐसा फिक्स कर रखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। वुमेन्स का जो काम है आज की डेट में भी अंडर वैल्यूड है, अनरिकग्नाइज्ड है। कोई इनके काम की कदर नहीं करता है। घर में चाहे कितनी मेहनत करे, कितना भी काम करे, तो आज भी इनका काम अंडर वैल्यूड ही समझा जाता है। ठीक है, इनका जो पब्लिक लाइफ में इनका जो पार्टिसिपेशन है, या पॉलिटिक्स में जो इनका पार्टिसिपेशन है, वो आज की डेट में भी काफ़ी कम है। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होते हैं? जो वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट्स है ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिले, लीगल राइट्स मिले, एजुकेशनल और करियर राइट्स मिलने चाहिए वुमेन्स को। ठीक है। पॉलिटिकल कैंपेन ऑन जेंडर इश्यूज हैज इम्प्रूव्ड वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। ये जो पॉलिटिकल कैंपेन चल रहे हैं, ये जो मूवमेंट्स चल रहे हैं, इनकी वजह से क्या हुआ है? वुमेन्स की लाइफ या वुमेन्स का जो रोल है पब्लिक लाइफ में या पॉलिटिकल लाइफ में, वो इम्प्रूव हुआ है। वुमेन नाउ वर्क एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर्स। आज की डेट में आप देखेंगे कि वुमेन्स साइंटिस्ट भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। और ये सारे काम एक टाइम पे इन्हें मना कर दिया जाता था कि भाई आप ये काम करने के लिए काबिल नहीं है, आपको सिर्फ घर का ही काम करना है, आपको सिर्फ रोटी पकानी है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? पॉलिटिकल कैंपेन्स की वजह से या फेमिनिस्ट जो मूवमेंट चल रहे हैं उनकी वजह से आज की डेट में इन्हें काम करने का मौका मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है, ये इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा, वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज, इसे एक्सप्लेन करो। ठीक है, आज की डेट में जो वुमेन्स हैं वो डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आती हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऑपरेशन होता है, मतलब उनके साथ उन्हें दबाव में रखा जाता है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो आप कौन-कौन से पॉइंट्स वहाँ पे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप बताएँगे कि आज की डेट में भी जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो कितना है? 54% है। ऑन दी अदर हैंड जो मेल्स में जो लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है वो 76% देखने को मिलता है। बहुत कम गर्ल्स ऐसी हैं जो हायर एजुकेशन के लिए आगे जाती हैं, अदरवाइज़ 10th करने के बाद, 12th करने के बाद गर्ल्स हैं वो स्टडी क्विट कर देती हैं। गाँव में ख़ास करके ऐसा होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब्स इज स्टिल वेरी स्मॉल। आज की डेट में भी अच्छी जॉब्स में, बड़ी जॉब्स में वुमेन्स का जो प्रपोर्शन है, वुमेन्स का जो शेयर है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। एक एक्ट है द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, इसका ये कहना है कि सेम वर्क के लिए इक्वल वेजेस दी जाएंगी, बोथ मैन एंड वुमेन दोनों को सेम काम के लिए सेम ही वेजेस, सेम ही पैसा मिलना चाहिए। हालांकि आज की डेट में भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रेफरेंस फॉर सन्स एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। आज की डेट में भी इंडिया के कई सारे पार्ट्स में क्या हो रहा है? बेटों को ज्यादा अहमियत दी जाती है, पैदा होते ही गर्ल्स को मार देते हैं। ठीक है, बेटों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि भी बेटा होना चाहिए। ठीक है, और इससे हुआ क्या है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये घट करके कितना हो गया है? 919 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। 1000 बॉयज पे अगर बात करें तो हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? 919 है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहां पे लिख देने हैं अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। ठीक है, लेजिस्लेचर वाले पार्ट में, यानी कि जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं उस वाले पार्ट में, गवर्नमेंट के उस ऑर्गन में आज की डेट में भी वुमेन्स का जो प्रपोर्शन है, वुमेन्स का जो शेयर है वो बहुत कम है, इनके लिए जो सीट्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि 2019 लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे तो उसमें विमेन मेंबर्स कितनी थी? 14.36% थी सिर्फ। ठीक है, स्टेट असेंबलीज में भी वुमेन्स का जो रोल है, वुमेन्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 5% से कम है। इसका सोल्यूशन क्या है? कि सीटों को रिजर्व कर दिया जाए वुमेन्स के लिए इलेक्टेड बॉडीज में। ठीक है, लेजिस्लेचर में इनके लिए सीटों को रिजर्व कर देना चाहिए, जैसे कि हमने कहाँ पे कर रखा है? लोकल गवर्नमेंट में कर रखा है। लोकल गवर्नमेंट में हम सबको पता है 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो ऐसा हमें लोकसभा में भी कर देना चाहिए, ऐसा हमें स्टेट असेंबली में भी कर देना चाहिए। हालांकि हमने कोशिश की है, यहाँ पे देखो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इंग्लिश में है विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट 2023।
इसके हिसाब से 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं लोकसभा में, विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि दिल्ली विधानसभा में 33% सीट्स रिजर्व कर दी हैं हमने किसके लिए, विमेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि जेंडर डिफरेंसेस, अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो जेंडर हमारा वहां खत्म हो जाता है, अब हमारे पास टॉपिक आता है रिलीजन। तो ये कह रहा है कि जेंडर डिफरेंसेस को हम इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं करते, हालांकि रिलीजन रोज का मुद्दा बना रहता है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो आप इसे एक्सप्लेन करो, हमेशा से ही बना हुआ है। ठीक है, हमेशा से ही पॉलिटिक्स में रिलीजन का एक बहुत ज्यादा चर्चित, एक बहुत ज्यादा डिबेटेड टॉपिक बना हुआ है, तो इसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे, गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद रखना है, क्वेश्चन आता है कि भाई ये किसने कहा था, तो आप बताएंगे गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन को कभी भी हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे गांधी जी जो रिलीजन वर्ड यूज कर रहे हैं वो वर्ड यूज कर रहे हैं ये मॉरल प्रिंसिपल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनका मतलब क्या है, मॉरल प्रिंसिपल्स है। रिलीजन मतलब क्या हुआ, मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ना कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म या फिर इस्लाम। सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स डिमांड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एक्शन टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स। ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स वाले ग्रुप हैं ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कम्युनल राइट्स के अगेंस्ट। ये जो धर्म के नाम पे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इनके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और माइनॉरिटीज को बचाना चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि वुमेन्स मूवमेंट हैज आर्ग्यूड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन। वुमेन्स मूवमेंट, जो महिलाओं के लिए जो मूवमेंट चल रहे हैं, उनका ये कहना है कि हर एक रिलीजन में वुमेन्स को कम राइट मिलते हैं। रिलीजन्स में जितने भी फैमिली लॉज हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदुइज्म है, चाहे वो इस्लाम है, ठीक है, फैमिली लॉज में वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रिपल तलाक है, हम सबको पता है, इस्लाम में हमें देखने को मिलता है। तो वुमेन्स का ये कहना है कि फैमिली लॉज में वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वो क्या डिमांड कर रही हैं कि फैमिली लॉज में हमें भी इक्वल राइट मिलने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप ये 3-4 पॉइंट बताएंगे, ये 3 मार्क्स में ही आपसे पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा पूछने की उम्मीद है नहीं। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है कम्युनलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनलिज्म होता क्या है। तो कम्युनलिज्म एक फिलॉसफी है जिसका ये मानना है कि सोसाइटी का फाउंडेशन ही क्या होता है, धर्म होता है, रिलीजन होता है। ठीक है, और कम्युनलिज्म के जो फॉलोअर्स हैं उनका ये मानना है कि अलग अलग रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, और उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, उनके डिमांड्स भी अलग अलग होती हैं, उनकी एस्पिरेशंस भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, और जब कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तो लोगों का ये भी मानना होने लगता है, जो इस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो ये भी मानने लगते हैं कि अलग अलग रिलीजन के लोग एक कंट्री में एक साथ इक्वली नहीं रह सकते। ठीक है, जब ये बहुत एक्सट्रीम हो जाता है कम्युनलिज्म, तो लोगों का माइंडसेट ये बन जाता है कि अलग अलग धर्म के लोग एक कंट्री में इक्वालिटी से नहीं रह सकते। और इससे क्या होता है, मेजॉरिटी डोमिनेट करने की कोशिश करती है, मेजॉरिटी कहेगी कि हम ही पावरफुल हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली इससे सेपरेशन, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था। ठीक है, आगे हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है, कम्युनिज्म से ही है, कहेगा कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। वहां पे हमने उसकी डेफिनेशन देख ली, अब पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म कैसे चलता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, कम्युनलिज्म कॉमनली अपेयर्स इन एवरीडे लाइफ थ्रू स्टीरियोटाइप्स अबाउट अदर रिलीजन। कम्युनलिज्म हम रोज देखते हैं, रोज महसूस करते हैं, रोज फील करते हैं। और कैसे फील करते हैं, क्योंकि अलग अलग रिलीजन को लेके, अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्मों को लेके हमारे मन में कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, कुछ गलत विचारधाराएं बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये भी कम्युनलिज्म है। ये कह रहा है इट इन्वॉल्व्स बिलीविंग दैट वंस ओन रिलीजन इज सुपीरियर। कम्युनलिज्म का मतलब ये भी होता है कि हम सिर्फ अपने धर्म को सुपीरियर मानते हैं, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं, बाकी धर्मों को हम छोटा मानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि अ कम्युनल माइंड ऑलवेज वांट पॉलिटिकल पावर फॉर देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। अब जो लोग इस कम्युनलिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी, जिसकी भी गवर्नमेंट बने, वो हमारी ही कम्युनिटी की गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है, हमारे ही रिलीजन की गवर्नमेंट बननी चाहिए। ठीक है, कम्युनलिस्ट लोग ये चाहते हैं। आगे कह रहा है द मेजोरिटी में ट्राई टू डोमिनेट। मेजोरिटी कहेगी कि भाई हम डोमिनेट करेंगे, सारे के सारी जो पॉलिसीज हैं हमारे फेवर में बननी चाहिए। और जो माइनॉरिटीज हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि मेजोरिटी हमें कहीं भी पावर शेयरिंग में हिस्सा नहीं देगी, तो ये कहेंगे कि भाई हमारे लिए आप अलग से एक पॉलिटिकल यूनिट बना दो। जैसे कि श्रीलंका में तमिल्स मांग रहे थे कि भाई हमारे लिए एक तमिल स्टेट अलग बना दो।
1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही तर्क दिया था कि भाई माइनॉरिटीज़ को, क्योंकि मेजॉरिटी डोमिनेट करने की कोशिश करेगी आगे जाके, तो हम माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से एक कंट्री बना देनी चाहिए, ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब मेजॉरिटी डोमिनेट करने की कोशिश करती है, ठीक है? आगे कह रहा है कि इन कम्युनिज्म रिलीजन इज़ यूज्ड टू यूनाइट पीपल थ्रू सिंबल्स, लीडर्स, इमोशंस और फेयर। कम्युनिज्म में हम देखेंगे कि अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, पर्टिकुलर धर्म का सिंबल्स को यूज़ करती हैं अपने लिए वोट बैंक जुटाने के लिए। अलग-अलग जो लीडर्स हैं, ठीक है? पर्टिकुलर रिलीजन से वो लीडर्स पिक करती हैं, वो एक उसी धर्म का होता है, उस पर्टिकुलर रिलीजन का होता है, ठीक है? इस तरीके से खेलती है पॉलिटिकल पार्टीज़। इन इलेक्शंस वोटर्स आर ऑफन टारगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, ठीक है? इलेक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो वोटर्स हैं, हम उन्हें किस बेसिस पे टारगेट करते हैं? उनके रिलीजन के बेसिस पे टारगेट करते हैं। आजकल की पॉलिटिक्स में ये बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? समटाइम्स कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, राइट्स एंड मैसेकर। जब कम्युनिज्म बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको वायलेंस भी देखने को मिलते हैं, लोगों की डेथ्स भी होती है, लोगों को मर्डर किया जाता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है किसी कंट्री में तो, ठीक है? जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म की, कि सेक्युलर स्टेट होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया के लिए, ठीक है? अब ऑफिशियल रिलीजन रिलीजन क्या होता है? जैसे कि श्रीलंका के केस में हमने क्या देखा था कि बुद्धिज़्म को वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ का जो संविधान है, बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहा था, वो प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है? इंडिया में इस तरह का कोई काम नहीं होता। पाकिस्तान में इस्लाम को नेशनल रिलीजन माना जाता है या ऑफ़िशियल रिलीजन माना जाता है, इंडिया में इस तरह से कोई भी ऑफ़िशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो प्रमोट कर सकती है, एनकरेज कर सकती है, ना ही किसी पर्टिकुलर रिलीजन को डिस्करेज कर सकती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये फ्रीडम देता है कि हम किसी भी रिलीजन को प्रोफेस करें, यानी कि मानें, उसे प्रैक्टिस करें, या फिर हमारी मर्जी है कि हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ना फॉलो करें, किसी को भी फॉलो ना करें, ये हमारी मर्जी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है। दूसरी चीज़, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, रिलीजन के बेसिस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट प्रोहिबिशन करता है कि भाई आप किसी के धर्म के आधार पे, किसी रिलीजन के बेसिस पे आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स टू इंश्योर इक्वालिटी। हालांकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर स्टेट का मतलब ये है कि रिलीजियस मैटर्स में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन अगर रिलीजन के नाम पे कुछ इनह्यूमन चीजें हो रही हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी है, ठीक है? अनटचेबिलिटी इनह्यूमन प्रैक्टिस है, ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकता है रिलीजन में, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई गलत चीज़ हो रही है, तब स्टेट यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ये। अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है कास्ट इनइक्वालिटीज, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। ठीक है? इंडिया में जो कास्ट डिवीजन है वो स्पेशल है। जेंडर और रिलीजन इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन कास्ट डिवीजन इंडिया में स्पेशल है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आप ये बताएँगे कि जो सेम कास्ट के लोग होते हैं, वो एक सोशल ग्रुप बनाते हैं। वो एक ही तरह का काम करते हैं जनरली, अपनी ही कास्ट में मैरिज करते हैं, और किसी दूसरी कास्ट के लोगों के साथ ना तो खाना खाते हैं और ना उनके साथ घुलते-मिलते हैं। आगे कह रहा है कि कास्ट सिस्टम वाज़ बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स। पर्टिकुलर कास्ट के लोग जिस कास्ट को छोटा समझते हैं या जिसे आउटकास्ट मानते हैं, ठीक है? उसके साथ वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उसे वो बाहर का समझते हैं कि भाई ये बाहर का ही है, हमारे ग्रुप का नहीं है, ठीक है? और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इतनी गलत चीज़ें इंडिया में हो रही थी, इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन सब लोगों ने इंडिया से कास्ट इनइक्वालिटीज को हटाने की कोशिश करी। ये जो कास्ट सिस्टम चल रहा था इंडिया में, इसे हटाने की कोशिश करी, लेकिन आज की डेट में भी हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। ज़्यादातर हमें ये रूरल एरियाज़ में देखने को मिलता है, बैकवर्ड एरियाज़ में देखने को मिलता है, ठीक है? आगे कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो आर्टिकल 15 है वो कहता है कि आप किसी से भी उसकी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। येट कास्ट हैज नॉट डिसअपेयर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, लेकिन आज के इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कास्ट सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि कई सारे एरियाज में आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स में कास्ट किस तरह से यूज़ होती है, वो तो हमने समझ लिया कि भाई इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे चल रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे प्ले कर रही है ना? कैसे खेल खेला जा रहा है कास्ट का? तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स।
ठीक है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि पॉलिटिक्स में कास्ट अलग-अलग तरीके से आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप बताएँगे, व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, दे कीप इन माइंड द कास्ट कंपटीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, जब इलेक्शन का टाइम चल रहा होता है और पार्टी को कैंडिडेट खड़ा करना होता है अपना, तो वो ये ध्यान रखते हैं कि इस पर्टिकुलर सीट में, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा हैं। तो वो क्या करेंगे, उसी कास्ट के बंदे को अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर देंगे उस एरिया से। आगे कह रहा है, while forming government, political parties usually ensure that people from different caste and tribes are represented। जब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ये मेक श्योर करती हैं कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग ट्राइब के लोग भी गवर्नमेंट में हों। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, तो हमें लिख देना है। आगे कह रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन अपील टू कास्ट फीलिंग टू गेन वोट्स। अभी जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया कि कास्ट के सेंटिमेंट्स के साथ लोग खेलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट के सेंटिमेंट्स के साथ खेलते हैं। ठीक है, उन्हें कहेंगे, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को कहेंगे कि भाई आप ज़्यादा सुपीरियर हैं, अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपको ऐसे ऐसे करके आपकी फेवर में ये चीज़ें करेंगे, ये चीज़ें करेंगे, ऐसा चलता रहता है। सम पार्टीज आर लिंक्ड विद सर्टेन कास्ट एंड आर सीन एज रिप्रेजेंटिंग देयर इंटरेस्ट। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ पर्टिकुलर कास्ट को ही रिप्रेजेंट करती हैं। आपने बहुत सारी हमारे यहाँ सुनी होगी, जैसे हमारे यहाँ बसपा है, बहुजन समाजवादी पार्टी, यूपी में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर कास्ट को ही रिप्रेजेंट करने का काम करती है जनरली। आगे कह रहा है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड वन पर्सन वन वोट फोर्स लीडर्स टू सीक सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब हमारे यहाँ क्या है कि हर 18+ वोट दे सकता है। ठीक है, और एक आदमी का एक ही वोट काउंट होगा, ये भी हमें पता है। तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज हर कास्ट के पास जाती है, हर कास्ट के बंदे के पास जाती है कि भाई आप हमें वोट दो। ठीक है, आगे कह रहा है कि इट क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस अमंग कास्ट दैट वर अर्लियर ट्रीटेड एज इंफीरियर। अब क्योंकि आपको हर बंदे के पास वोट मांगने जाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे आप उसे लोअर कास्ट समझते हो, चाहे आप उसे अपर कास्ट समझते हो, चाहे आप उसे अनटचेबल समझते हो अपनी आस्था के हिसाब से, लेकिन जब वोट मांगने का टाइम आएगा तो आपको उसके घर पे जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि जिन कास्ट को पहले इन्फीरियर समझा जाता था, कम समझा जाता था, आज की डेट में भी आज की डेट में क्या हो रहा है, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। ठीक है, कि अब हमें भी पूछा जा रहा है। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शन आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दैट इज फार फ्रॉम ट्रू, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स में कास्ट का इतना ज्यादा जिक्र होता है, इतना ज्यादा बात डिस्कशन उसकी होती है कि हमें लगता है कि इलेक्शन जो है वो सिर्फ कास्ट के बारे में ही है, कि बस ये कास्ट वो कास्ट, यहाँ से ज़्यादा वोट बन रहे हैं, यहाँ से कम वोट बन रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हर एक इलेक्शन में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कास्ट सिस्टम पे ही बात करते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अब इसे हमें समझाना है, सामने वाले को, एग्जामिनर को समझाना है। तो कैसे समझाओगे आप? सबसे पहले आप ये बताएंगे, नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। आप किसी भी सीट की बात करें, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो वहां पे आपको एक ही कास्ट के लोग मिले, ऐसा जरूरी है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक कास्ट के बंदे के पास जाना पड़ेगा। आगे कह रहा है, टू विन इलेक्शन एवरी पार्टी एंड कैंडिडेट मस्ट गेन द सपोर्ट ऑफ पीपल फ्रॉम मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी। वही जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि अगर आपको वोट चाहिए तो आपको अलग अलग कास्ट के लोग, हर कास्ट के आदमी के पास जाना पड़ेगा। आप जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस इलेक्शन की जगह पे, उस सीट पे, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही कास्ट के आदमी हो। तो अलग-अलग कास्ट के आदमी होंगे, अलग-अलग कम्युनिटी के आदमी होंगे, तो आपको सबके पास जाना पड़ेगा। आगे कह रहा है, नो पार्टी विन्स द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। अब सपोज यहाँ से आपने, ठीक है, आप इस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस कास्ट के सारी जो पॉपुलेशन है आप ही को वोट दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो इससे भी हमें पता चलता है कि कास्ट सिस्टम इतना मजबूत है नहीं जितना हम समझते हैं इसे। आगे कह रहा है कि मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो क्या करती हैं कि एक ही कास्ट से अलग अलग कैंडिडेट्स के नाम देती हैं। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर कास्ट है, कोई कास्ट है एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से पार्टीज क्या करेंगी, दो बंदों को खड़ा कर देंगे सेम कास्ट से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि एक ही कास्ट के लोग अलग अलग कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि कास्ट सिस्टम इतना मजबूत है नहीं। आगे कह रहा है, सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। कई बार क्या होता है कि एक ही कास्ट से अलग अलग लोग, अलग अलग कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो उस कास्ट के लोगों के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं वोट देने के लिए। और कई बार क्या होता है कि किसी कास्ट से कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं होता, तो इस कास्ट के लोगों के पास ऑप्शन नहीं होते। ठीक है,
आगे कह रहा है कि रूलिंग पार्टीज एंड सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज ऑफन लूज इलेक्शंस शोइंग दैट कास्ट एंड कम्युनिटी वोट्स आर नॉट फिक्स्ड। आपने अपनी कास्ट का एक बंदा जिता दिया, आपने अपनी कास्ट का एक मेंबर को जिता दिया, उसे आपने एमपी बना दिया, एमएलए बना दिया, लेकिन कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो हमेशा एमपी हमेशा एमएलए बना रहेगा? ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि जो ये कास्ट है, ये जो कम्युनिटी है, इसके जो वोट्स हैं वो बदलते रहते हैं। कभी किसी पर्टिकुलर कास्ट को जाएंगे तो कभी वो दूसरी कास्ट पे को भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि भले ही हम पॉलिटिक्स में कास्ट कास्ट करते रहें, लेकिन पॉलिटिक्स में कास्ट का इतना ज़्यादा रोल भी नहीं है। लास्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है कि पॉलिटिक्स में तो कास्ट होती है, लेकिन कास्ट में भी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं कि एक तो पॉलिटिक्स में कास्ट का डिस्कशन हो रहा है, लेकिन कास्ट सिस्टम में पॉलिटिक्स कैसे काम कर रही है ये भी हम देखते हैं। है ना, अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई पॉलिटिक्स में कास्ट का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, इससे क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। वो कैसे इंप्रूव हो रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन बनेगा, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरेना। ठीक है, कास्ट को पॉलिटिकल एरेना में लाके हमने कास्ट सिस्टम को थोड़ा सा वैल्यूड कर दिया है। ठीक है, कैसे करा है देखो। कास्ट ग्रुप्स ट्राई टू ग्रो बाय इंक्लूडिंग नियर बाय कास्ट और सब कास्ट दैट वर अर्लियर केप्ट आउट। अब जो एक ही कास्ट के लोग हैं, ये क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने जो बहुत नजदीकी इनकी जो कास्ट होगी, ठीक है, बहुत नज़दीक वाली जो इनकी कास्ट होगी उसे अपने में ही इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा-सा बड़ा ग्रुप बन जाए। वो कास्ट ग्रुप जिसे ये पहले बाहर का समझते थे, जिसे बिल्कुल भी अपने आस-पास नहीं भटकने देते थे। अब ये क्या करेंगे कि बड़ा ग्रुप बनाने के लिए उन कास्ट को भी अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स फॉर्म कोलिशन विद अदर्स। ठीक है, एक कास्ट के ग्रुप अलग कास्ट के साथ क्या क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, कोलिशन बनाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि दोनों ग्रुप्स में डिस्कशन चलती है, डायलॉग्स चलते हैं, बातचीत करने का मौका मिलता है। पहले जो एक्सक्लूजन चल रहा था, पहले जो एक कास्ट कह रही थी कि हम बगल वाली कास्ट से बात ही नहीं करेंगे, अब क्या हो रहा है कि इनके बीच में डायलॉग्स, डिस्कशन, डिबेट शुरू हो रहा है। ठीक है, बातचीत बढ़ रही है अब। ठीक है, सोसाइटी बढ़ रही है अब। आगे कह रहा है कि न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना लाइक बैकवर्ड, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप ईटीसी। ठीक है, जैसे-जैसे हमारी पॉलिटिक्स इम्प्रूव कर रही है, जैसे-जैसे हमारा इंडिया का जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव कर रही है, नए-नए कास्ट ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक नया ग्रुप बैकवर्ड ग्रुप आया था 1990s के डिकेड में, फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स आए हैं, वो सारी चीज़ें। आगे कह रहा है कि कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अभी कास्ट के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो रही है, इससे क्या फायदा हुआ दलितों को और ओबीसी कास्ट को, बैकवर्ड क्लासेस को क्या फायदा हुआ कि अब इनसे भी पूछा जा रहा है, इनके वोट मांगने आ रहे हैं, तो इन्हें भी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है और ये चैनल भी सब्सक्राइब करना है। बाकी दोस्तों के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ अपलोडेड होगी, वहाँ पे आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।